पराजय क्या आरएलपी की हनुमान बेनीवाल की तय माने? इस बार जोरदार बचीड़ लगेगा, मारवाड़ी भाषा में कहा जाए तो। पहले पिताजी बन गए, फिर आप आ गए, आपकी माताजी सरपंच रह गई। जब टिकट देने का बाई इलेक्शन में मौका है, आपने अपने सगे भाई को दे दिया, भाई से भी लेकर के अगर फिर बाई इलेक्शन आया तो अपने अपने वाइफ को दे दिया। इस बार 7 जगह विधानसभा के चुनाव है, बाई इलेक्शन, उन्होंने सिर्फ केवसर के अंदर अपनी वाइफ को उतारा है। ये आपको बता देता है कि उनका दायरा कितना सिमट चुका है। क्योंकि चुनाव आप अब की बार नहीं लड़ रही है, लेकिन निशाने पर हनुमान बेनीवाल की आप ही रहती है। क्यूसर में आपकी मौजूदगी से अब वो पहले उनको ये कष्ट रहता था कि ये यहाँ रहती नहीं है, जब मैं वहाँ रहती हूँ तो अब उनको ये कष्ट है कि ये यहाँ रहने लग गई है। जाट की बेटी तो वो भी थी, तब वो पहुंचिया उन्हें हराने पहुंच गए, और अब सुबह 4 बजे तक वो लगे हुए। लेकिन जब जब किसी नेता का किसी भी पार्टी में उभरने का समय आता है तो हनुमान बेनीवाल जी ने उसको काटने का काम किया है। दिव्या मदेरना भी उसी श्रृंखला में एक नाम है, चाहे हरीश चौधरी हो, उनको काटने का काम किया है। राजस्थान में अगर कोई सीट सबसे ज्यादा चर्चित है तो वो खींवसर है, और खींवसर में डॉक्टर ज्योति मिर्धा की मौजूदगी के अपने मायने में है। आज हमारे साथ है, स्वागत है राजस्थान चौकी। धन्यवाद जी। चुनावी बिसात में एक बड़ा किरदार बन गई हैं आप। जब भाषण देती हैं तो निशाना सीधा और सीधा हनुमान बेनीवाल पर। इस बार पराजय क्या आरएलपी की हनुमान बेनीवाल की तय माने? माहौल देख करके तो यही लगता है कि इस बार जोरदार बचीड़ लगेगा, मारवाड़ी भाषा में कहा जाए तो। देखिए, काफी समय से उन्होंने बरगलाने का प्रयास कर रखा है जनता को, और जो अब रुझान सामने आ रहे हैं, कांग्रेस से लोग टूट करके आ रहे हैं, आरएलपी से, ये सिलसिला जारी है। और मुझे लगता है कि जब तक चुनाव संपन्न होंगे तब तक बहुत से लोग और भी बीजेपी का दामन थामेंगे, और एक अच्छा साइन होता है अगर आप ग्राउंड पे देखें कि लोग आकर के आपके साथ में जुड़ना चाह रहे हैं बाई इलेक्शन के टाइम पर। तो वो कहते हैं कि वो समय आ गया। लोग कई मीटिंगों के अंदर उनका विरोध हो रहा है, कई जगह पे खाली जा रही है मीटिंगें, वो पहुंच गए और लोग नहीं पहुंचे, तो लोगों को बाहर से बुलाना पड़ रहा है। कई तरीके की उनको पड़पंज रचने पड़ रहे हैं। अभी भी किसी भाई ने, मीडिया वालों ने पूछा था कि सरपंचों को उन्होंने कोई प्रलोभन देने की बात करी थी कि मैं तुम्हें टिकट दे दूंगा, तो वो सब बरगलाने वाली बातें होती है। अभी 40-45 सरपंचों ने तो एक साथ आकर के और रेवत जी के साथ में निकले हैं, और आज भी सारी पंचायतों में जा रहे हैं। तो ये सिर्फ भ्रम फैलाने वाली बात है, ताकि इधर वाले को पता ना चले उधर क्या हो रहा है। लेकिन अब मीडिया का जमाना है, आप लोगों की वजह से सब तक सब बातें पहुंच जाती हैं। आज सुखवीर जी ने, जिन्होंने ज्वाइन करी है पार्टी, ये जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, 2 बार जिला परिषद के सदस्य रह चुके हैं, और प्रबल दावेदार थे कांग्रेस की तरफ से टिकट के। और जिस तरीके से कांग्रेस में चीजें चल रही हैं उसको देखते हुए इन्होंने आज बीजेपी का दामन थामा। दुर्ग सिंह जी के बाद चौधरी साहब, क्या लगता है कितना अंतर अब की बार वहां, अगर आप मान रहे हो जीत की तरफ, क्योंकि पिछली बार 2059 वोटों से बीजेपी वहां हार गई थी, तो क्या इस बार जीत का अंतर डबल मैजिक दिखाएगा? देखिए, जीत का अंतर इस बार चौंकाने वाला होगा, मेरा ये मानना है, क्योंकि माहौल हम देख रहे हैं ग्राउंड पर किस तरीके का है। और उस समय बहुत अलग चुनाव का माहौल था। उस टाइम पर हनुमान बेनीवाल जी ने अपनी पार्टी से कई जगह कैंडिडेट्स उतार रखे थे। लोगों के मन में असमंजस की स्थिति थी। उन्होंने एक भ्रम फैला रखा था कि सरकार किसी की भी आए, 18-20 एमएलए मेरे आएंगे, सरकार की चाबी मेरे हाथ में रहेगी। तो कईयों ने उस टाइम पर रेवत जी को बड़ा कमजोर कैंडिडेट भी मान लिया था। तो उन परिस्थितियों में अगर रेवत जी 2000 वोटों की हार झेलनी पड़ी उनको, तो मुझे लगता है आज जब राजस्थान में सरकार बीजेपी की बन चुकी है, स्थायी सरकार, स्थिर सरकार है, और आज लोगों के सामने उनका असली चेहरा समझ में आ रहा है। जो कहते थे कि मैं कूचिया लेकर के घूम रहा हूँ, 3 से 1 नंबर पे आ गए। उनको इतना सिमट करके रह गए कि अपनी टिकट जो है वो भी किसी कार्यकर्ता को नहीं दे करके हर बार वो परिवारवाद के खिलाफ बोलते थे, और इस बार उन्होंने टिकट भी देनी पड़ी तो भाई को भी नहीं दे करके और अपनी वाइफ को टिकट बड़ा मुद्दा भी है और आपने उठाया भी है। हाँ, सही बात है, क्योंकि वो हमेशा से कहते आए हैं कि मैं परिवारवाद के खिलाफ हूँ। पहले पिताजी बन गए, फिर आप आ गए, आपकी माताजी सरपंच रह गई। जब टिकट देने का बाई इलेक्शन में मौका है, आपने अपने सगे भाई को दे दिया, भाई से भी लेकर के अगर फिर बाई इलेक्शन आया तो अपने अपने वाइफ को दे दिया। तो उनके एक एक करके जितने भी दावे थे, अब आखिरी दावा उनके पास ये बचा है कि यार तुम मेरे को हरा दोगे तो तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ने वाला कौन रहेगा। तो वो संघर्ष जिसकी बात करते हैं, वो संघर्ष वो खुद के लिए कर रहे होते हैं। जनता के लिए संघर्ष कितना करा है वो तो सबको समझ में आ रहा है। इस बार 7 जगह विधानसभा के चुनाव है, बाई इलेक्शन, उन्होंने सिर्फ केवसर के अंदर अपनी वाइफ को उतारा है। ये आपको बता देता है कि उनका दायरा कितना सिमट चुका है, और जनता भी समझ चुकी है इस बात को। तो इस बार क्या आरएलपी विधानसभा से लगता तो ऐसा ही है। एक छोटा सा सवाल हो रहा है, अमित शाह
क्योंकि चुनाव आप अब की बार नहीं लड़ रही है, लेकिन निशाने पर हनुमान बेनीवाल के आप ही रहती हैं। खींवसर में आपकी मौजूदगी स्वतः नहीं है। अब वो पहले उनको ये कष्ट रहता था कि ये यहाँ रहती नहीं है, जब मैं वहाँ रहती हूँ तो अब उनको ये कष्ट है कि ये यहाँ रहने लग गई है। तो वो तो तकलीफ जिस चीज़ से हो रही है वो तो सभी को समझ में आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है और इस बार खींवसर की सीट पक्का बीजेपी के खाते में आएगी। खैर आपकी पार्टी की नेता नहीं है, लेकिन सवाल उस महिला नेता के लिए आज ही होता है। दिव्या मदरना का भाषण भी वायरल हो रहा है कि जाट की बेटी तो वो भी थी, तब वो ओसिया उन्हें हराने पहुंच गए और अब सुबह 4 बजे तक वो लगे हुए। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। हनुमान जी ने हमेशा राजनीति करी है, तो एक समाज विशेष की राजनीति के नाम पे उन्होंने वोट लिए हैं लोगों से, लेकिन जब जब किसी नेता का किसी भी पार्टी में उभरने का समय आता है तो हनुमान बेनीवाल जी ने उसको काटने का काम किया है। दिव्या मदेरना भी उसी श्रृंखला में एक नाम है, चाहे हरीश चौधरी हो उनको काटने का काम किया है, चाहे ज्योति मिर्धा हो तो उनके पीछे पड़े हैं। तो वो लोगों को डोटासरा जी थे तो डोटासरा जी के पीछे पड़े, तो उन्होंने पार्टी विशेष के पीछे नहीं, अपने ही समाज के लोगों को काटने के लिए हमेशा ऊपर नीचे करते रहे हैं, इस तरीके की बिसात बिछाते हैं। तो ये भी चीज़ अब लोगों के सामने आ गई है। तो भाई अब जब मौका लगेगा तो दिव्या जी भी बात तो सही कह रही हैं, उनकी भी लंबी चौड़ी रिश्तेदारियां पड़ती हैं खींवसर के अंदर। तो देखिए अब क्या रहता है। एक अंतिम सवाल है, और चूंकि ये सवाल मैं आपसे खींवसर में ही करना चाह रहा था जब ग्राउंड रिपोर्ट में, लेकिन मैंने कहा कि भाजपा संगठन के मुख्यालय में कर लेते हैं। ज्योति जी भले ही चुनाव नहीं जीती बीजेपी से, लेकिन कह रहे हैं कि आरएलपी को उन्होंने प्रदेश भर से खत्म कर दिया। दर्शकों को बता दीजिए कितना है। देखिए, मेरी क्या औकात, मेरा एक वोट लगता है, लेकिन एक बात समझनी जरूरी है कि मुख्य धारा की जो पार्टियां होती हैं वो एक पर्टिकुलर तरीके की राजनीति करती हैं। वो अपना बताएंगे कि हमारा रोड मैप ये रहेगा, अगर हम जीतेंगे हम ये करेंगे वो करेंगे। कुछ पार्टियां जो सिर्फ मौका परस्त होती हैं, जो सिर्फ इस वजह से पनप पाई क्योंकि कहीं पे वो वोट काटने के लिए अपने लोगों को खड़ा करते हैं, कहीं पे अपने वोट डिवाइड करवाने के लिए लोगों को खड़ा करते हैं। वो जो सिचुएशन है और उस चीज़ का, जिसको मैं मानती हूँ कि समाज की दलालियाँ होती हैं उसके अंदर, वो एक गलत तरीके की राजनीति है और उसको कहीं ना कहीं पब्लिक समझने लग गई है। तो मुख्य धारा के साथ में आप जुड़े आए, ईमानदारी से चुनाव लड़ें, जो जनता का मानस है वो सामने आ जाएगा। लोकतंत्र है, सबसे बड़ी ताकत ही वोट की होती है और लोगों को बिना बायस के अपना वोट दिया जा सके और ये गुंडागर्दी जो है इस तरीके की ये खत्म हो। मेरी तो यही मंशा है और लगता है लोगों को हम तो समझाने में मतलब काफ़ी हद तक इसके अंदर लोग समझ गए इस बात को। तो मेरा तो सिर्फ सत्य उजागर करने का काम है, बाकी फैसला जनता को अपने हाथ में। थैंक यू ज्योति जी, फिर मिलेंगे खींवसर में। तो ये थी ज्योति मिर्धा, खींवसर के चुनाव में एक अहम किरदार बनकर उभर रही है और वहां पर राजनीतिक माहौल भी उनके आसपास देखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, जयपुर। सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। मैं पूरे देश और प्रदेश और राजस्थान के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस पावन पर्व दीपावली पर। प्रदेश के सभी व्यापार उद्योग जगत के लिए दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मां लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे।